वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। एक्सट्रीमली सॉरी, हमने एक सेशन रिकॉर्ड किया लेकिन रिकॉर्डर ऑन नहीं हुआ, सो कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग। हम लोग फिर से कोशिश करेंगे। कल एग्जामिनेशन भी है और कुछ बातें जो कल एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये एग्जामिनेशन नाउ इज नॉट ए टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इज नॉट ए टेस्ट ऑफ रूल्स ऑल्सो, इट इज टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर। कल आपको अपना कैरेक्टर इंटैक्ट रखना है आपकी फोकस के साथ। आप ये सोचिए कि कल को अगर आपको, लोग कहते हैं कि दो ऑप्शंस में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कल तो दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे। तो हर बार आपको दो राह रहेगी जिसमें से आपको एक चुनना होगा। वो सही चुनाव ही आपको अच्छी जगह पे लेके जाएगा, तो वो सही चुनाव ही कल आपको करना है। ये सोच के साथ करना है कि जिंदगी में दो ऑप्शन हर चीज में चुनना पड़ता है। तो रूल्स आपको नॉलेज में हेल्प जरूर करेगा। कोई ऑफिशियल चीज इस बार यूपीएससी ने रिलीज किया नहीं है, तो इसलिए जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसमें एरर हो सकता है। घबराइए नहीं, उस पर क्रिटिसिज्म स्टार्ट मत कर दीजिए। दीज आर द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स दैट हम लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन निकाला है वो है। रूल्स आर बेस्ड ऑन रेगुलर ऑब्जर्वेंस इन द पैटर्न ऑफ यूपीएससी। देखिए, दो तीन चीजें होती है। मैं और हमारी जो टीम है, हम लोग क्या करते हैं कि पैटर्न को ऑब्जर्व करके रूल्स बनाते हैं, कट ऑफ बनाते हैं और काफी एल्गोरिथमिक बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चूड़ा चकली रूल्स बना दिया या कोई चूड़ा चकली पूरे टेस्ट लेते हैं। इतने बड़े बड़े कोचिंग, इतने बड़े बड़े लोगों को ला के कट ऑफ नहीं प्रिडिक्ट कर पाते। हम लोग वैसे लोगों में नहीं है। ईमानदार तरीके से जो आता है बताया जाता है। अगर आपको ठीक लगता है आप आगे वीडियो देखिएगा, नहीं ठीक लगता है, हम लोग किसी का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते। ओनली फॉर देम रूल्स जिनके लिए काम करता है उनको देखना चाहिए। हम लोगों ने काफी डेप्थ में गए हैं। एनी वाला जमाना खत्म हो चुका है, एनी, ओनली अगर ऐसे वर्ड्स हैं तो सीधे एलिमिनेट कर दिया जाता है। वो अब रूल का 0.01% भी नहीं था। रूल्स आर नाउ वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी डिफरेंट। तो रूल्स हमारे नहीं है, ये भी बहुत जरूरी है। ये ऑब्जर्वेशन से बने हैं। तो रूल्स बेसिकली पेपर को देख के बनाए जाते हैं और सभी लोग जैसा जैसा देखें पेपर उस हिसाब से सब लोग अपना अपना रूल बना सकता है। देयर इज नथिंग विच इज स्टॉपिंग एनी पर्सन एंड एवरी पर्सन इज एबल टू क्रिएट दीज रूल्स नाउ ए डेज। पिछले साल 60 से 70 क्वेश्चन डायरेक्टली रूल से सॉल्व हो सकते थे, कैन यू इमेजिन। लेकिन मैं ये क्लेम कभी नहीं करूंगा कि ये आप सारे सॉल्व कर देते, जिसमें 55 के आसपास सही भी होते, क्योंकि एग्जाम कंडीशन में जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एंग्जाइटी। तो अगर आप 40 क्वेश्चन भी, और जो लोग का निकलता है वो यही करते हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन सही करते हैं रूल से, 20 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, यू आर गेटिंग इनटू एटलीस्ट +25 +30 मार्क्स बेस्ड आउट ऑफ रूल्स ओनली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के समय में कट ऑफ गिरने का यही एकमात्र कारण है कि जो बेसिक क्वेश्चन सॉल्वेबल हैं, जो सबसे इजीएस्ट ऑफ द इजी माने जाते हैं, उससे 20-25 नंबर से ज्यादा नहीं आ रहा है किसी भी एस्पिरेंट को। हम लोगों ने तो उनसे ही बात की है जिनके 140 नंबर आते हैं, उनको भी 30-40 नंबर से ज्यादा नहीं आता है। So you should feel very comfortable while giving. Again, a very important caution कि test series do not reflect your true potential. तो test series are good for researching, लेकिन test series पता नहीं अपने आप को इवॉल्व क्यों नहीं कर पाए, लीजा के जैसा इवॉल्व नहीं हुए हैं, इसीलिए उनको नहीं पता चलता है कि कैसा यूपीएससी का क्वेश्चन आ रहा है। आई होप कि टेस्ट सीरीज से मैच इस बार भी यूपीएससी ना करे, देन ओनली इट विल बी अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन जिसमें सभी लोगों के लिए इक्वल चांसेस होगा। टेस्ट सीरीज से मैच कर जाता है तो मजा नहीं आता। कट ऑफ हाई का अच्छा मजा नहीं है जितना कट ऑफ लो का है, जिसमें कई लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन, हाइंडसाइट बायस है पूरे पेपर में, इससे कोई डिनायल नहीं है कि बायस होता है हाइंडसाइट का, लेकिन उसके बावजूद भी 40 से 50 क्वेश्चन हमने पहली बार में ही रूल्स को देखकर बनाए थे, ये सच्चाई है। काम हेड से अगर आप पेपर देखेंगे, जितना बार आप पेपर देखेंगे एग्जाम हॉल में भी उतना बार आप सही और अच्छा कर पाएंगे। इस पेपर डिस्कशन को मैं 3 भाग में रखूंगा। पहले भाग में 30 क्वेश्चन, दूसरे भाग में 40 और आखिरी भाग में भी 30 क्वेश्चन। हर को 30 मिनट से अंदर बनाने की कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा। नाउ ये कोट मैंने अपने रूम में लिख के रखा था मुंबई में कि भाई यूपीएससी से कभी डर नहीं लगता, गलत कोचिंग गलत मेंटरिंग से डर लगता है। तो यूपीएससी से डर नहीं लगता साहब, और डरना भी नहीं है, डरना बना है और डर के आगे जीत है। डर सभी को लगेगा, इसलिए इसको ध्यान रख के आगे बढ़िए। नाउ सीधे कट टू द पॉइंट स्ट्रेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो था, देखिए इस पेपर का आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन, तो आप देखिए जल्दी। कार्बन नैनो ट्यूब्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, 4 ऑप्शन में कैन है, अफर्मेटिव है, छोटे ऑप्शंस, अफर्मेटिव ऑप्शंस हमेशा सही होते हैं। और कैन जहाँ वर्ड दिया हुआ है, मे बी, पॉसिबल, ये सब ऑप्शन सही होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन। दूसरा ऑप्शन, मैंने हमेशा बताया कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 3, 2 बाद में आएगा क्योंकि इस तरह से स्कैन हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन था, इसमें मान लीजिए आप सबसे पहले देखिए ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें 2 ऑप्शंस कॉमन है, लीजा और पाथ इवॉल्व लीजा। नाउ जहां भी सिमिलर ऑप्शंस होते हैं आंसर उसी में से कोई एक होता है, ठीक है, ये भी एक रूल है।
इसको ध्यान से हमेशा इंप्लीमेंट देखेंगे, 4-5 क्वेश्चन इससे बनेगा ना, इन दोनों में ही आंसर होना है, ये दोनों पहले ही कट गया ना। यहाँ पे देखिए विल एम्प्लॉय ट्राई हो है, मतलब एम्प्लॉय होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है ना। विल इज अ फ्यूचरिस्टिक इवॉल्वमेंट, तो जब कोई चीज फ्यूचरिस्टिक है, इवॉल्व कर रहा है, तो इवॉल्व वाला ऑप्शन को टिक लगाना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा अगेन। नाउ जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ये कैन बी इंट्रोड्यूस, अगेन कैन बी एडिटेड, ह्यूमन कैन बी, आपको नहीं दिमाग लगाना है इसमें एग्जामिनेशन हॉल में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी अफर्मेटिव, हमेशा डी के ले जाइए। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कर सकता है ड्रोन, कैन बी डन बाय ड्रोन, अगेन कैन बी, तो सक्सेसफुली क्या क्या कर सकता है, स्प्रे कर सकता है पेस्टिसाइड भाई, कुछ भी कर सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यू हैव टू आस्क द रिवर्स क्वेश्चन, व्हाट कांट बी डन बाय इट, आर यू श्योर इट कांट बी डन बाय इट, हैव यू सीन एनी एग्जांपल, डू यू हैव एनी काउंटर प्रूफ, इफ यू डोंट हैव देन डोंट गो फॉर थिंग्स विच यू डोंट नो, यू शुड गो फॉर थिंग्स, मतलब ऑल ऑफ दिस के लिए ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल ये वायरस। नाउ अगेन जैसे कैन एक हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लाइक आर इफेक्टिव अगेंस्ट दिस, देन दे आर नॉट इफेक्टिव। नाउ उसी तरह से नॉट जो एक वर्ड है, नो, जो नो वर्ड आता है, विच इज अ वेरी वेरी निगेटिव काइंड ऑफ वर्ड, जिससे आंसर गलत ही होता है। तो यहाँ पे देखिए दीज वैक्सीन हैव नोट साइड इफेक्ट, अगेन वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये गलत होगा ही होगा। जैसे ही ये गलत होगा तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, बचेगा ये दो ऑप्शन। 1 को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है, 2 को पढ़िए। नो डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस, अगेन कैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और इसलिए तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सवाल पूछ रहा है इंपॉर्टेंस पे, तो कुछ ना कुछ तो ये कर ही रहा होगा कि इसका डिपेंडेंस घट रहा होगा एंटीबायोटिक्स पे, तभी तो इसको यूज किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2। जिसने भी ये टिक लगाया, ये तो मैंने इंटरनेट से लिया है पेपर, उसने भी अपना कुछ कुछ सही सॉल्व किया है। अगेन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कि सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस कौन से हैं, तो देखिए डिजिटल सिक्योरिटी वर्ड एकदम सिमिलर ऑप्शन दिख रहा है, फूड सिक्योरिटी बाकी अलग अलग है, क्यों, क्योंकि दोनों में सिक्योरिटी ऑप्शन भी है, तो यही दोनों में होना है। अब देखिए अभी के कंटेम्प्रेरी समय में किस पे बात हो रही है, डिजिटल पे बात हो रही है। अगर ये वही क्वेश्चन 2014 का होता है जब फूड सिक्योरिटी पे बात हो रही थी, तो आंसर ये होता है। आज के समय में इस पे बात हो रही है, की क्या होता है, लाइक इट इज अ की इज लाइक समथिंग लाइक पेन ड्राइव जिसको इंसर्ट करते हैं, तो यही हमने यहाँ लिखा है कि समथिंग लाइक एन इंसर्शन थिंग, इसलिए इसका आंसर डिजिटल की हो जाएगा। जो पढ़े भी थे उनके लिए क्वेश्चन आसान था, जो नहीं पढ़े थे रूल से बना सकते थे। बेंजीन अगेन यू डोंट नो कि किससे निकल रहा है, सो यू हैव टू गो बाय ऑल ऑफ दीज इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू डोंट नो कि किससे सबसे निकलता है यार, बेंजीन, चारकोल, ये सब ऐश वगैरह ये सब सबसे निकलता है। बस इसमें एक ही चीज कैच है मेरे भाई कि, और मेरी बहन की, अगर कुछ स्पेसिफिक पूछेगा आपको, जैसे कि मान लीजिए पूछ देता है कोई AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, कोई केस दे देगा, कोई रिपोर्ट दे देगा, कोई कमिटी दे देगा, तब उसमें ऑल ऑफ दिस कभी नहीं होगा आंसर, यही रूल याद रखिए। लेकिन कोई जेनरिक पूछता है कि बेंजीन किससे निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलता है, ये क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ऑल ऑफ दिस होगा आंसर। ठीक है, कौन सा मिसिंग है AQI में, सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं, तब उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होगा ही। जैसे इस साल भी 1-2 क्वेश्चन आया था कि भाई ये पॉलिसी है हमारा, बायोफ्यूल की पॉलिसी, तो क्या है, तो भाई पॉलिसी है, वो एक स्पेसिफिक चीज है, उसमें कभी ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। कोई केस है उसमें कभी ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, इसको याद रखना है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं और उसको यूज नहीं कर पाते हैं ठीक से। ठीक है, अब देखिए जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, जो लोग पढ़ के रखे हैं 10th तक साइंस अच्छे से, उनके लिए तो आसान है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी रूल से बना सकते हैं। रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें पहले हमने क्या देखा कि प्लांट सेल्स हैव, लास्ट स्टेटमेंट में भी अगेन मैच्योर प्लांट सेल्स हैज। ठीक है, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव। तो देखिए ये पैटर्न का चेंज है। पहला देखिए पैटर्न क्या है, सेल वॉल्स प्लांट सेल में है, एनिमल्स में नहीं है। मैच्योर में वैक्यूलेट है, एनिमल्स में अधिक है। दूसरा जो है उसमें क्या कर दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पैटर्न हैज बीन चेंज, प्लांट में नहीं है, एनिमल में है। दिस इज समथिंग विच शुड स्ट्राइक योर माइंड। Now, any change of pattern in an examination in options is always wrong. Suppose I give you something like he has something, she has not something. Second option, he has done something, she has not done something. Third option, she has a topper list and he has not. Again, this pattern has been changed. Or he has not a pattern list but she has. Again, this has been changed. So कहीं पे अगर कुछ चेंजेस आ रहा है पैटर्न में, इट शुड ऑटोमेटिकली बी निगेटेड, और ये हमेशा होगा 99% में। पैटर्न चेंज इन ऑप्शंस इज ऑलवेज रॉन्ग। तो विदाउट नोइंग कि हाँ प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता था कि नहीं होता था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है। इसी से कई लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आप जैसे ही 1 को 2 को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, सीधे आंसर आ जाता है। जिनको पता था, नहीं भी पता था तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस, अगर हम इसको नहीं भी पढ़ते हैं, ये दोनों सिर्फ ऑप्शन को देखते हैं,
ओपनिंग अप ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स और नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैंने बोला ना कई सारी चीजें तो सिर्फ ऑप्शन से यूपीएससी खेलता है। अगर हम फॉरेन बैंक्स को ओपन अप करेंगे तो शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स क्यों नहीं मिलेगी हमें? ठीक है, डिपेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब डिपेंड ही करेंगे अगर ये करेंगे तो। पहला और दूसरा जिसमें एक साथ आ रहा है वो सीधे गलत हो जाएगा, तो these two are wrong, बचा 1 and 3। अब तीसरा देखिए, मेंटेनिंग फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, अगर हम फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करेंगे तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आ रहा है वो हमारा पूरा अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा कि और वो कैटास्ट्रॉफिक रूप में फेलियर हो जाएगा। या अगर हम बैंक्स को ओपन कर देंगे तो कोई एक बैंक जो लुढ़क रहा होगा, अगर ये आंसर नहीं है कि बैंक ओपनिंग, तो उसका निगेशन तो आंसर होगा ही कि हम डिपेंड नहीं करें, इसलिए आंसर 1 है। ठीक है, मान लीजिए सिटी बैंक फेल करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, इंडिया ओपन कर देता है सब कुछ अपना सिटी बैंक, सिटी बैंक में फेलियर होगा तो इंडिया का भी ब्रांच पूरा फेल कर जाएगा। फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रहेगा तो पूरा डूब जाएगा। लेकिन अगर डिपेंड नहीं करेगा शॉर्ट टर्म बोरिंग तो इंडिया खुद का अपना बोल रखेगा कैपिटल इन द मार्केट, देन इंडिया विल सर्वाइव। सो दिस इज समथिंग विच हैज टू बी अंडरस्टूड। 1 लाख रुपया भैया डीडी या कैश या एटीएम से निकाला आपने, तो वहां पर अगर घट गया पैसा आपके एक जगह तो दूसरे जगह इक्विवेलेंट हो जाता है। इसी को बैलेंस शीट का भी बात कहते हैं कि एक जगह आपने एसेट को दिखाया तो वो आपका लाइबिलिटी बन जाता है। इसी को हम लोग मनी सप्लाई का भी बात करते हैं कि मनी सप्लाई जो एग्रीगेट होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। मनी मल्टीप्लायर अलग कॉन्सेप्ट है, कई लोग मनी मल्टीप्लायर के कारण इसको गलत लगा दिए कि 1 लाख से बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई इन द मार्केट M1 M2 M3 M4 अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, तो जेनरिकली भी आप सॉल्व कर सकते थे। 1 लाख डीडी से गया तो 1 लाख कैश में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कल्चरल हिस्ट्री परमितास, इसका भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का फंडा है। इस तरह के क्वेश्चन जहां भी आए, जहां पे आपको ऑप्शन में बोधिसत्व दिखता है, जहां आपको ऑप्शन में विजयनगर दिखता है, जहां आपको ऑप्शन में बुद्धिज्म दिखता है, जैनिज्म दिखता है, जहां आपको ऑप्शन में अशोका दिखता है, जहां आपको ऑप्शन में बेसिकली WTO दिखता है, जहां आपको ऑप्शन में अरुणाचल दिखता है, अंडमान दिखता है, नीति आयोग दिखता है, वर्ल्ड बैंक दिखता है, नासा दिखता है, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल सॉरी वेस्टर्न घाट दिखता है, ये क्वेश्चन ऑप्शन जनरली सही होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मैं तो यही ऑप्शन टिक लगा के आता हूँ एग्जाम में। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन अगर आप सिर्फ बोधिसत्व अगर आप देख के गए होते हैं, और बोधिसत्व से चूंकि यूपीएससी बहुत ज्यादा फिक्सेटेड है, हर साल 1-2 क्वेश्चन बोधिसत्व बुद्धिज्म जैनिज्म ये सब से आता है, तो इसमें मैं तो वही रूल अप्लाई करता हूँ कि यही सब कॉमन टर्म्स है जो मैंने एक बार बताया भी है डिटेल में, उन सब पे ही टिक लगाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका ये हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा जैसे अगस्त्य माला, यही सब जो आपका है, नॉर्थ के भी जो कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये हमेशा रिपीट होते हैं। आपका हॉर्नबिल हो गया, या आपका इरावदी डॉल्फिन हो गया, फ्रेश वाटर घड़ियाल हो गया, जो जो ये आपका ओलिव रिडली टर्टल हो गया, दीज आर वेरी वेरी कॉमन इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। एक क्वेश्चन में जो इस बार एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सा स्टेट गुजरता है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए रकम भाई केस को देखते हैं 1884 का, मुझे जरा सा भी नहीं पता, लेकिन यूपीएससी ने काफी दिमाग लगा के अच्छा आसान कर दिया। कैसे? ऑप्शन से। देखिए केस है, केस में सब आंसर नहीं होता है, तो 1, 2 एंड 3 पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, केसेज स्पेसिफिक होते हैं। नाउ अगर वीमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन होगा तो ये एजुकेशन से संबंधित है। दूसरा क्या है? एज ऑफ कंसेंट और रेस्टिट्यूशनल ऑफ कंजुगनल राइट, ना ये दोनों मैरिज से संबंधित है। ना केस या तो मैरिज के लिए हुआ होगा या एजुकेशन के लिए। 1884 जानबूझ के दिया गया, ये सिर्फ केस भी लिख सकता था कि रकम भाई का केस हुआ। 1884 से ये पता चलता है कि जो चीज पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी या जो आपके राजा राम मोहन रॉय बहुत पहले से कर रहे थे, वो इतना देर बाद कोई केस से प्रोमिनेंस में कैसे आएगा? दूसरी बात कि अगर 1 होता तो 2 एंड 3 नहीं होता, तो कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन 2 एंड 3 होता तो 1 नहीं होता, तो ऐसा ऑप्शन है। तो अगर आप 1884 से भी जाते और अगर आप केस वर्ड से भी जाते तो भी आप इसका आंसर निकाल लेते विद गुड कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों हुई कलकत्ता में? अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ऐसे तो हम लोग लवासना में पढ़े तो हमें पढ़ाया गया कि यहीं से सिखाना शुरू किया गया एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर आप ऑप्शंस को भी देखेंगे तो जो सबसे डिसेंट ऑप्शन, रैशनल ऑप्शन यही लगता है, लेकिन अगर आप रूल्स को कैसे अप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें क्यों दिया गया कलकत्ता। कलकत्ता एक पोर्ट सिटी है, अगर आपको ओरिएंटल लैंग्वेज ही पढ़ाना था जैसा कि यहाँ दिया है रिवाइवल, तो वो अंदर के जगहों में क्यों नहीं हुआ? मगध में क्यों नहीं हुआ? बक्सर में क्यों नहीं किया? दिल्ली में क्यों नहीं किया? कलकत्ता पोर्ट सिटी जो खुद ही एडवांस था, जहाँ पे आपके लिए इंग्लिश के एजुकेशन की बात हो रही थी, वहाँ पोर्ट सिटी था तो लोगों को लाना आसान था। पहले ये लॉजिक है। दूसरा कि कभी भी हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स होते हैं, चूड़ा चकली ऑप्शन है पहला वाला, ही वॉज आस्क्ड, ही वॉज टोल्ड, समवन डिड समथिंग बिकॉज ही वॉज टोल्ड, ऐसा कभी होता है? कभी आपने हिस्ट्री में लिखा हुआ ऐसा देखा है? मतलब हिस्ट्री इज नॉट रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ही वांटेड टू प्लीज समवन या ही वाज टोल्ड फॉर समथिंग, और वो भी यूपीएससी का क्वेश्चन का आंसर वैसा नहीं होगा, ये समझ लीजिए, बिकॉज इट विल बिकम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल देन। तो इस तरह के जो फैक्चुअल्स होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। कि तानसेन ने इसलिए बजाना शुरू कर दिया क्योंकि उनको राजा ने बोला कि आपको बजाना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है।
सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड विच यू हैव टू अप्रिशिएट। इसका आंसर इसलिए ये हो जाएगा, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे अगले स्लाइड में कि देखिए कलकत्ता पोर्ट सिटी था। और ब्रिटिश इंडिया, एक चीज और यहाँ याद रखना है कि ब्रिटिश इंडिया कभी भी इंडिया के लिए कुछ नहीं करना चाहता था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो भी किया इंडिया के लिए वो बाय प्रोडक्ट था उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। वॉलेंटरली ब्रिटिश हमेशा इंडिया का आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल शोषण किया है, क्योंकि उनकी संख्या बल कम थी, तो शोषण ही एकमात्र तरीका था जिससे वो देश को शासित रख सके। उसके लिए इकोनॉमिक, ब्रिटिश का जो कॉमन थीम था वो क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करो। एक्सप्लॉयटेशन कब तक करो कोई चीज का, जब तक वो टेक्नोलॉजिकल खराब ना हो जाए, उनके लिए दिक्कत ना हो जाए। लोगों को पेजेंट्स का कंडीशन वर्सन रखो। इकोनॉमिकली वेल्थ का ड्रेन करो, ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा। उसके बाद आप सारी चीजें वो करो जिससे उनको कंफर्ट होगा, जैसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लाओ, अपने कोर्ट्स लाओ लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब इसलिए बनाओ जिससे वो जो उनके खिलाफ बगावत करे उसे सजा दे सके। ओरिएंटल लैंग्वेज, ये सब में उनको कोई इंटरेस्ट बढ़ावा देने का नहीं था। एक दो लोग आके जो कर दिए होंगे वो भी कर दिए होंगे। पंचायती राज भी अपने सुविधा के लिए उन्होंने लाया था, जो भी उनके गॉडफादर हैं पंचायती राज के। तो इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि थीमेटिक क्या था पूरा ब्रिटिश शासन का इंडिया पे, ये चीज याद रखिए। अगेन उलगुलान वाला जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ झारखंड में तो हमें पता है कि भगवान बिरसा मुंडा है, वैसे डायरेक्ट है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली रूल से करना है तो जानबूझ के यहाँ पे ग्रेट टुमुल्ट वर्ड को ऐड किया गया। नो, ग्रेट टुमुल्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। कोई भी रिवॉल्यूशन है, देखिए 1857 हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, तो अगर वो वैसा होता ग्रेट टुमुल्ट जैसा, तो हम लोग जानते हैं इसका नाम, आज तक हमने ऐसा नहीं सुना है। तो उस पर भरोसा दिखाना जो आपने पढ़ा है, कि नहीं सुना है तो नहीं हो। दूसरा जो है उलगुलान का, कि भाई जो ग्रेट रिवॉल्यूशन होगा उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी ना। मप्पिला रिवेलियन ऑफ 1921 में कॉम्युनल कंट्रोवर्सी है, उसको ग्रेट नहीं कह सकते। और इंडिगो रिवोल्ट 1859 का अगर ग्रेट होता उसको दबा दिया गया। अच्छा रिवोल्ट था, लेकिन ग्रेट बनने के लिए कुछ ग्रेटनेस चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा ने यहाँ पे खदेड़ दिया था ब्रिटिश को। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। द वर्ड ग्रेट वॉज गोइंग टू गिव यू द आंसर, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो इसका आंसर वो हो जाएगा। अगला देखते हैं कि इंडिगो का कल्टीवेशन। अगेन मैंने आपको बताया कि देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड जो दिया है 20वीं शताब्दी, एट द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग मतलब कुछ चेंज आ रहा है, समझे, बिगिनिंग ऑफ समथिंग, इट्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, समझे। तो बिगिनिंग मतलब चेंज, मतलब न्यू थिंग। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया था, न्यू इन्वेंशन। इस तरह से देखा जाता है कि क्या वर्ड है जिससे उससे मैच किया जा रहा है। अब आप देखिए कि अनप्रॉफिटेबिलिटी एकमात्र कोई भी चीज का, जैसे कोडैक है, जैसे आपका नोकिया, ये सब पीछे क्यों रह गया, बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू हो रहा था, एंड्रॉयड नया आ रहा था, पीछे छूट गया। न्यू इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी, अनप्रॉफिटेबल बन गया पुराना तरह का टेक्नोलॉजी में। उसी तरह से हम लोग देख सकते थे इस सवाल को, भाई उनको मेन मतलब प्रॉफिट से था जो नहीं हो पाया। अब बाकी ऑप्शंस को क्यों गलत किया जा रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्लांटर तो बिल्कुल फर्जी सा ऑप्शन है। बाकी जो दो ऑप्शन है कि नेशनल लीडर का ऑपोजिशन और प्रेजेंट का रेसिस्टेंस, तो पहले से भी चल रहा था 19वीं शताब्दी में। अगर यही चीज होना था, इंडिगो कल्टीवेशन का डिक्लाइन, तो वो तो पहले से ही हो जाना चाहिए था अगर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं होता। तो आप ये समझिए कि इंडिगो कल्टीवेट क्यों हो रहा था, क्योंकि प्रॉफिटेबल था। ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे मान लीजिए होंडा का प्रोडक्शन है, तो होंडा का प्रोडक्शन तभी रुकेगा जब वहाँ टेक्नोलॉजी में, मतलब टेम्परली रुक सकता है रिवोल्ट के कारण, किसी ने ये किया, लेकिन अगर किसी ने रेसिस्ट किया वहाँ पे ठप हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाए तो फिर धीरे धीरे तो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो डिक्लाइन वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट था 20th सेंचुरी में, और बिगिनिंग, ठीक है। अगला आते हैं, अगला भी देखिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन इसको भी मैंने सही किया। कैसे, मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 ऑप्शंस होते हैं एग्जाम में, जैसे यहाँ ये मैच द फॉलोइंग जैसा है, तो उसमें 2 तरह का आपको देखना है ऑप्शंस को। 3 है मैच द फॉलोइंग, तो उसमें 2 देखना है कि ऑप्शंस में कैसा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शंस ऐसे हैं, 3 ओनली एंड 1 2 एंड 3, जो कि ऑड नंबर ऑफ ऑप्शंस है। ऑड नंबर ऑफ ऑप्शंस अगर 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं तो आंसर यही होगा। अगर इवन नंबर ऑफ ऑप्शन 2 से ज्यादा हैं, 2 नहीं 2 से ज्यादा है, अगर ये 1 एंड 2 रहता है, यहाँ 1 2 है, 2 3 है, और एक 1 एंड 3 भी रहता, तो आंसर वो हो जाता, फिर उसमें से कोई एक होता। लेकिन अगर ये 2 भी है तो यही आंसर होगा। जैसे 4 है, 4 है, यहाँ चौथा स्टेटमेंट दिया होता, तो 4 का जनरली आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसका लॉजिक क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि 2 ऑप्शंस को वो पलट देते हैं। हो सकता है कि कोई 2 को उन्होंने मिसमैच कर दिया हो, तो मैं इसमें ये दोनों को पहले ही काट देता। ये इसने भी लॉजिकली वही किया है, और इसको आता है नहीं आता ये नहीं पता, इसने वही उसी तरह से किया होगा। और इनको पता चल गया था शायद कि अमर सिम्हा गुप्ता में थे, तो उन्होंने 2 को काटा तो आंसर आ गया डायरेक्टली।
तो ये भी इनका निकल गया। लेकिन मैं इसको कैसे करता, बचा 2 ऑप्शन 3 और 1 2 एंड 3। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में सब कुछ फैक्चुअली सही होना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसीलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि हिस्ट्री में फैक्ट्स को चेंज करके कर देना बहुत आसान है, इसलिए बचता सिर्फ 3 ओनली, इसलिए आंसर इसका 3 ओनली है। तो मैंने ये लिखा है, चांसेस ऑफ ऑल करेक्ट विल बी वेरी लेस। तो इसका इंटरप्रिटेशन जो लोग सीख गए हैं वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है 5 ऑप्शन देता है, तो मैच द फॉलोइंग, तो उसका जनरल आंसर क्या होता है 3। क्यों? क्योंकि 5 सही होना बहुत मुश्किल है, और सिर्फ एक ही सही हो उसमें भी थोड़ा पछतानी नहीं मिला, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 6 है, 6 तो दे देता है, तो क्या करना होता है, उसका जनरल आंसर सही होता है या तो 4 होता है या 2 होता है। 0 और 6 एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक है, कि इवन नंबर ही ऑप्शंस को पलटता है। और देखिए प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अगेन इट इज वेरी ऑफन इन न्यूज, और यूपीएससी का इससे फिक्सेशन है इस टर्म से भी, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, CSIPR हो गया, 3 बॉन्ड 3 बेबी वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ये सब हमेशा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। अगर आपको ऑप्शन में जहां दी जाता है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, सीधे आंसर ये लगा देना चाहिए, बाकी नहीं सोचना चाहिए। मैं बस यही बोलूँगा। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन जो हमारे रूल्स हैं, जनरल रूल्स, उसे वो फेल कर जाता है, ठीक है, इसलिए मैं इसमें फेलियर ऑफ द रूल्स मानूंगा, क्योंकि डेटा जनरली गलत होता है। लेकिन इसको मैं एग्जामिनेशन कंडीशन में भी फेल ही मानूंगा अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और वर्ड है VLC है, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो जनरली ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाइंडसाइड बायस के साथ इसमें बता रहा हूँ इसमें कैसे वर्क करेगा, क्लियरली बता रहा हूँ, ये गलत है हमसे। हाइंडसाइड बायस में ऐसे वर्क करेगा, देखिए लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल है, इसको अगर बोला जाता है, अगर लॉन्ग रेंज रहेगा तो भाई इसमें ब्लूटूथ की बात जो हो रही है, जो ब्लूटूथ का क्या होता है, हम झुमरी तलैया में बैठे, मेरे घर से घर तक ही ब्लूटूथ रहेगा, आप बैठे हुए हो मान लो दिल्ली में, तो लॉन्ग रेंज आप चाह रहे हो गुड़गांव में जाए, तो वैसा तो होगा नहीं। तो अगर ये लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल है तो ये ब्लूटूथ से 2 और 3 एक साथ नहीं जा सकता है ऑप्शन। तो देखिए इसको मैं काट दूंगा, इसमें 2 3 एक साथ, इसको भी मैं काट दूंगा, अब बचा 1 2 ये दोनों ऑप्शन। अब एक पढ़ते हैं, नैनोमीटर में दिया है, इसका मतलब ये भी शॉर्ट टर्म का बात कर रहा है, ये लॉन्ग रेंज का बात कर रहे हैं शॉर्ट का, तो 1 और 2 भी एक साथ नहीं जा सकता, तो ये भी कट गया, आंसर आ गया 1 3 एंड 4। समझे? तो दिस इज सम ऑफ द वेज इन विच इट कैन बी सॉल्व्ड। आप इस वीडियो को फिर से रोक के इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे किया गया इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन, अगेन इट इज ए वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। कैन था तो मैं इसमें सारा टिक लगा देता। कुछ लोगों को डाउट है कि मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और क्या वो वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अगेन इट इज completely based on UPSC interpretation of the question. I would have gone with D. Someone would have gone with B also. That can also be true. Now blockchain technology again. देखिए ब्लॉकचेन का मतलब भी है कि वो पब्लिक लेजर ऐसा है जिसमें सब लोग देख सकता है और कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है। तो कंट्रोल नहीं करता है कोई, तो परमिशन देने की बात ही नहीं आती है, मतलब कोई भी इसमें जाके इंटर कर सकता है। द स्ट्रक्चर एंड द डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए थोड़ी बचा है, ब्लॉकचेन तो हम लोग हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वगैरह में। तो जैसे ही 2 कटा तो ये 2 ऑप्शन हट गया, अब बचा आपका ये, तो 1 तो सही होना ही है। अगर 1 सही है क्योंकि दोनों में है, अगर ऐसा देता कि 3 ओनली, यहाँ 1 नहीं देता, तब थोड़ा डाउट हो जाता। तो क्योंकि कोई सिंगल यूजर उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो एप्लीकेशन जो बेसिक फीचर्स हो तो ब्लॉकचेन है, कैन बी, एक तो कैन बी एफर्मेटिव है और दूसरा कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। तो जब कंट्रोल ही नहीं कर रहा तो परमिशन क्यों चाहिए। कुछ लोग इसमें एनीबॉडी, जैसे जो भी एस्पिरेंट उसने एनीबॉडी को समझ लिया कि एक्सट्रीम वर्ड है। मैंने पहले ही बोला एनी वेनी ये सब का जमाना आगे बढ़ चुका है, थोड़ा समझिए कि लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस के कारण वो एक्सट्रीम वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ऑप्शंस को देखा करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस एक दूसरे के साथ टाइड अप रहता है। तो ये ऑप्शन का ये सीधा सीधा इन्फेरेंस है, ठीक है, अगर ये सही है तो ये सही है, तो 1 and 3 विल गो टुगेदर, इसलिए इसका आंसर है डी। आगे बढ़े, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मेरे भाई। अब देखते हैं कि हम लोग क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सीधे वो है कि गवर्नमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है वो रिमूव कर सकता है। हम लोग इलेक्टेड बाय पीपल एंड कैन बी, ये तो राइट टू रिकॉल का डेफिनेशन हो गया। गवर्नमेंट के चूजन बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी रिमूव बिफोर द कंप्लीशन, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, नो कॉन्फिडेंस से कर ही सकते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ये तो होता ही नहीं है। तो ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था, आना चाहिए था। वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी में कहा गया, ये आपको आना चाहिए था। अगेन बढ़ते हैं गांधीजम एंड मैक्सिज्म। ना देखो मार्क्स जो था वो थोड़ा एक्सट्रीम था, गांधी जी स्पिरिचुअल थे, तो गांधी जी ऐसा कोई बात नहीं कहे थे कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, सब तो जेआरडी टाटा का नहीं होता। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म खुद ही एक साला मतलब इट्स दिस काइंड ऑफ वर्ड इज व्हाट economic determinism and this kind of word is a very fancy term and very exotic terms. Don't go for this kind of term in the examination. Now class struggle. Now गांधी जी ने कास्टिज्म और क्लासिज्म पे ज़्यादा डिबेट नहीं किया था, to be on the right side of the history.
Gandhi ji was against oppression, but he was not against these things because he had to take all the classes. See, Marx was not leading a revolution for independence. Gandhi ji was leading a revolution for independence. So he was very very peculiar कि हमें सबका साथ चाहिए होगा उसमें, ठीक है. द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, गांधी जी हमेशा डिवॉल्वमेंट ऑफ द पावर कहते थे. तो ये चीज उनके सोच से मैच करता है, इसलिए आंसर होने के चांसेस अधिक है. द राइट आंसर वुड हैव बीन दिस, एंड इसको अच्छा से सोचा जाता तो ये बन सकता था. क्लास स्ट्रगल भी कई लोगों ने टिक लगाया, लेकिन हमेशा इसमें वैसा सोचना चाहिए कि जो इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, बेस्ट पॉलिश्ड आंसर जो कौन सा है, बेस्ट पॉलिश्ड आंसर इज फाइनल गोल, समथिंग लाइक दैट हैज बीन आस्क्ड, है ना. फाइनल गोल तो हो ही सकता है स्टेटलेस सोसाइटी का, फाइनल गोल तक रीच करेंगे नहीं करेंगे वो तो और डिफरेंट इशू है. गांधी जी ने तो कहा ही था कि सारा डिवॉल्व कर दो, कोई स्टेट का जरूरत नहीं है. तो ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन. तो इसमें एक वर्ड दिया था जिसमें इम्प्लीमेंटेशन, बाकी बहुत ही वेग ऑप्शंस हैं, वो सब नहीं करना था. ऐसा एजेंसी है जिसको इम्प्लीमेंट करना है पब्लिक पॉलिसी, लंगड़ का खाना खिलाना है, लंगड़ का खाना बनाना काम लेजिस्लेशन का है, मैं पहले ही बताया. हमारे हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है. फेडरलिज्म को कुछ लोग नहीं मानते हैं, हमारे हिसाब से तो है. केशवनंद भारती केस के बाद भी किया था, और जुडिशियल रिव्यू भी डिफाइन किया गया है. और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2. अगेन आई विल टेल यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल विच इज नॉट सीन बाई. अगर 3 से 4 स्टेटमेंट्स हैं किसी क्वेश्चन के, 3-4 लाइन का स्टेटमेंट है, ठीक है, और उसमें फैक्ट नहीं है, उसमें डिफिनेशन है, खासकर पोलाइटी का मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई नंबर डेटा फैक्ट ये नहीं है, उसको डिफाइन कर रहा है, पोलाइटी को समझाना चाह रहा है, एक्सप्लेन करना चाह रहा है, उसको खोल रहा है, धागा खोल रहा है आंसर का, वो सही होगा. कि जैसे प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा है क्या है नहीं है, उसमें कुछ डेटा नहीं दे रहा है, आपको कोई नंबर नहीं दे रहा है, सिर्फ बता रहा है. जैसे इन दोनों में बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, 3 लाइन से अधिक और बता रहा है तो सही है. या तो बहुत ही क्रिस्प है, वो भी सही होगा. अगर डेटा दे रहा है और बड़ा खोल रहा है तो गलत होगा, नंबर दे रहा है और बड़ा खोल रहा है पोलाइटी में तो गलत होगा, और जनरली भी गलत होगा. ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट, ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा डेटा, ज्यादा गलत होने के चांसेस, ठीक है. शॉर्ट ये विदाउट डेटा, एक आध डेटा देना, मतलब डेटा इन द सेंस कि कुछ एक फैक्चुअल बताना कि हाँ भाई एलिफेंट इसको कौन रूल करता है, इस तरह का करना, छोटा एक ही लाइन में, सही होने के चांसेस. बड़ा विल ऑलवेज बी ट्रिकी. इसमें कोई डेटा नहीं है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिफाइन कर रहा है, और क्यों होता है, पर्पस एंड वाई व्हाट, ये सब अगर होता है, हाउ कैसे कोई पॉलिसी बना, ये सब चीज को देखना होता है ना. इसके हिसाब से ये सही हो जाएगा. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक द प्रीफेस ऑफ ए बुक. बुक के बाहर नहीं होता है, सिमिलरली प्रीएम्बल के बाहर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा. अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर हैं, ए एंड डी. मैंने बताया था सिमिलर ऑप्शन ही सही होते हैं. कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसका लीगल इफेक्ट नहीं है, ये भी बोलता है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लीगल इफेक्ट नहीं है. ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन है. पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे नहीं होगा भाई, और उसका सेम लीगल इफेक्ट कैसे होगा, सब पार्ट के अलावा, है कि नहीं. अलग अलग पार्ट का अलग अलग होगा भाई. बुक का चौथा पन्ना और बुक का पहला पन्ना का तो डिफरेंट इम्पैक्ट होगा ना. तो लीगल इफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट हैं तभी तो प्रीएम्बल का ये है, ठीक है. उसका लीगल हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट. इंटरडिपेंडेंट है प्रीएम्बल जैसा होली डॉक्यूमेंट जो है, वो इंटरडिपेंडेंट कैसे नहीं होगा. फेडरलिज्म यहाँ भी बताया गया, वहाँ भी बताया गया, कई जगह पे सेक्युलरिज्म की बात की गई है. गोल्ड ट्रांचर IMF से, इसमें दिमाग नहीं लगाना, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, लेकिन ये स्कैटर्ड था इसलिए मुश्किल लग रहा है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए पहले ही मैं अलार्म दे रहा हूँ भाई, ये सब दोनों स्टेटमेंट जो है 4-4, 5-5 लाइन का है, और इसमें एक एक अगर डेटा भी दिया है, 6 months, यहाँ भी डेटा दिया है, बाप रे, आरोपी है, फैक्ट भी दिया है, 5 साल, ये सब कुछ दिया है. ये दोनों तो मैं एग्जाम बिना पढ़े डी लगा दूंगा. ये मैं वही बता रहा हूँ आपको कि डेटा अगर नहीं होता तो मैं इसमें सी लगा देता, अगर दोनों में एक में डेटा होता तो उसको गलत मान लेता. यही यूपीएससी करता है पोलाइटी के साथ. तो इसमें अगर हम लोग देखें ध्यान से कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख, जो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या दिया है, तो वोट कौन कर सकता है, मिनिस्टर कौन बन सकता है. तो वोट तो हम 18 साल में करेंगे, मिनिस्टर तो MLA MP करने के बाद ही बनेंगे ना, 25-30 साल में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो गलत हो गया. और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का कैसे बात किया जा सकता है भाई, नेता लोग अपना ही परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन करवा दें, ऐसा कभी नहीं होने देंगे. ये भी सोचने लायक है, लॉजिकल है. सोचिए कि क्या हो सकता है देश में, देश कैसे कौन चला रहा है, कैसे कर सकते हैं. तो इसको ऑप्शन हम लोग को देखना था. और आरोपी जो देता है वो बोलता है कि 6 साल तक, मतलब आई गेस 6 years के बाद डिस्क्वालिफिकेशन हटाया जा सकता है, ठीक है. तो यहाँ मैंने एक और रूल आपको बताया, अगर पोलाइटी का क्वेश्चन और पहला गलत है तो 80% आंसर डी ही होगा, ठीक है. अब बड़ा है, अगर जैसे देखिए दोनों स्टेटमेंट बड़ा है, पहला स्टेटमेंट गलत है तो डी की तरफ पेन बढ़ा लीजिएगा. डेटा वगैरह बहुत सारा दिया है तो डी मतलब नन ऑफ दिस, बहुत आता है पोलाइटी में आजकल. पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा गलत हो सकता है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं. पार्ट कोड, DPSP, ये सब आपको याद होना चाहिए.
लोग चिट कोड से भी याद करते हैं, जैसे भी आप याद करिए। हाँ, इसमें भी कोई बोलेगा कि रूल काम नहीं किया, जा खुश हो जाएगा कि रूल आर नॉट वर्किंग, की कोई कोड से इन्फोर्सेबल नहीं है। तो भाई ये सब डेफिनेशन है, अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो यू आर नॉट इवन कैपेबल इनफ टू होल्ड द रूल्स। मतलब वो होता है ना कि आप शिक्षा ग्रहण करने के भी सक्षम नहीं है इस गुरु की, अगर आपने बेसिक नहीं सोचा है या पढ़ा है तो डीपीएसपी कहीं भी इन्फोर्सेबल नहीं होता है, ये सही है। 1 और 2 एक साथ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ये तो आता ना एग्जाम में, ये देखिए मान लीजिए आप भूल गए कि पार्ट 4 क्या है, तो आप कैसे करेंगे? तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं जा सकता है, तो 1 और 2 कभी एक साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो वैसा ऑप्शन ही नहीं बना है इसमें, एक्चुअली अच्छा ऑप्शन बना है। तो 2 अगर मान लीजिए 2 सही है अगर, तो 1 नहीं होगा, तो 1 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, 2 तो सही है ही। तो 3 देखते हैं हम लोग एक बार। दिस प्रिंसिपल ले आउट द टू इन्फ्लुएंस, अगेन 3 लाइन का है, लेकिन इन्फ्लुएंस वगैरह का बात हो रहा है, इन्फ्लुएंस होगा क्या होगा? तो डीपीएसपी का क्वेश्चन बहुत आता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी प्रीएम्बल, ये सब क्वेश्चंस ना भर भर के आते हैं। राइट ऑफ इक्वलिटी क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी कहाँ पे है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेने का जरूरत होता है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो, अगेन देखिए 3 लाइन का है, 3 लाइन के स्टेटमेंट्स, 3 से ज़्यादा हो जाता है तो ट्रिकी हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ डेटा दिया है। देखिए यहाँ डेटा दिया है 3 सेशंस, जैसे ही 3 और 3 से 4 सेशन दे दिया, डेटा दे दिया, इसका मतलब गलत होगा। ये तो हम समझ लीजिए क्या क्या पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन, अगेन कैन वर्ड है, तो हाँ भाई कैन समन कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, ये थिंग्स एक्चुअली ये कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब के लिए एक हो गया टिक सही। अब कॉन्स्टिट्यूशन 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, अगेन एक डेटा है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट, 2 सेशन 6 महीने पे एक्चुअली होता है। और डेटा अगर 3 स्टेटमेंट से अधिक में, तो ये कट जाएगा, तो 2 कट जाएगा, 1 तो है ही कॉमन, तो 1 तो सही हो ही गया। अब 3 को देखना जरूरी है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट, बिल्कुल सही है। क्यों? कुछ लोगों को लगेगा कि ये देखिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, ऐसा दे देता 6 मिनिमम नंबर ऑफ डेज या 10 मिनिमम, तो ये गलत हो जाता। दूसरा कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ डेज फिक्स हो जाता तो कोविड में तो पार्लियामेंट मीट ही नहीं करता है। ये कैसे होता है? ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन इसलिए सेट किया गया क्योंकि 2020 में जस्ट कोविड था, उस समय आया था ये, तो उसी से संबंधित, उसी को सोच के करंट अफेयर से ये लाया गया। आई होप कि ये 30 क्वेश्चन का एनालिसिस के बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी कि रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। एंड इन द नेक्स्ट 2 वीडियोज़ विल फिनिश दिस ऑफ एंड देन विल स्टार्ट विद द CSAT। और कुछ मैं और आपको रूल्स बताऊंगा, धीरे धीरे सुनते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। कई सारे रूल्स, जैसे मैंने बताया पोलाइटी का, जैसे मैंने बताया बोधिसत्व का, जैसे मैंने आपको बताया कि पोलाइटी में जनरली, उसी तरह एक और रूल होता है कि हिस्ट्री में अगर जनरली ए ऑप्शन बहुत सारा सही होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा एज एंड व्हेन इट कम्स। लेकिन पोलाइटी में जैसे डी बहुत सही होता है, हिस्ट्री में ए बहुत सही होता है। ये सब का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिनको लगता है ये सब गलत है, उनको तो मेरा वीडियो पहले भी नहीं देखना चाहिए, मैं पहले से डिस्कार्ड करता हूँ, कैसे लोग नहीं देखें। जिनको लगता है कि हमारे यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिनको फ़ायदा हो रहा है वो देखें, वो अच्छा से दें एग्जाम। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।